अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए केमिकल कोऑर्डिनेशन का ये 4th लेक्चर है हमारा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनसे सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमें आज डिस्कस करना है, जहाँ से बात का आगाज़ करना है, वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में कुछ इब्तदाई जुमले इस तरह से लिखे हुए हैं। देखिए पहली बात लिखी हुई है, द ह्यूमन थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ नेक इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया। थायराइड ग्लैंड गर्दन के अंदर पाया जाता है और गर्दन में ट्रैकिया के सामने लोकेट करता है। ये ट्रैकिया क्या चीज़ है? रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ा था, तो ट्रैकिया जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको विंड पाइप कहते हैं, जो हमारी गर्दन में सामने की जानिब फील भी होता है, नज़र भी आता है और हाथ लगाए तो महसूस भी होता है। कार्टिलेज का बना हुआ एक ऑर्गन है। ये जो ट्रैकिया बनाया गया है, इस ट्रैकिया में ये नीचे की जानिब, यानी गर्दन का जो बिल्कुल निचला हिस्सा है जिसके बाद गर्दन ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर ट्रैकिया के सामने थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है। और एक और अहम बात है, साथ में इसको भी अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि इसी थायराइड ग्लैंड के अंदर 4 छोटे छोटे ग्लैंड मज़ीद और लगे हुए होते हैं, जिसका जिक्र हम इस थायराइड ग्लैंड के बात करेंगे। अच्छा, मैंने जो चीज़ें बनाई हैं, ये गर्दन में पाया जाने वाला ये ट्रैकिया बना हुआ है। ट्रैकिया के साथ ये नीचे की जानिब, ट्रैकिया के निचले हिस्से में गर्दन के जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है, वहाँ पर सामने की जानिब ये थायराइड ग्लैंड अटैच है। और इस थायराइड ग्लैंड में ये जो मैंने 4 डॉट्स डाले हैं, ये कहलाते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, जिन पर हम थायराइड ग्लैंड के बाद बात करेंगे। यहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन की सिक्रीशन होती है, ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। दूसरा जुमला ये लिखा हुआ है कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले जो हार्मोन्स हैं, वो 3 इक़साम के हार्मोन्स हैं जो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। आप देख सकते हैं कि पहला जो हार्मोन है उसका नाम लिखा हुआ है T3, जिसको पहला है T4, टेट्रा आइडोथायरोक्सिन हार्मोन कहलाता है ये। उसके बाद एक हार्मोन है जिसका नाम है T3, जिसको कहते हैं ट्राई आइडोथायरोक्सिन। और तीसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन। यानी थायराइड ग्लैंड 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की सिक्रीशन करता है हमारे ब्लड में। ये T3 और T4 बेसिकली दोनों को मिलाकर हम थायरोक्सिन कहते हैं। कलेक्टिवली इन दोनों हार्मोन्स को थायरोक्सिन का नाम दिया जाता है। अच्छा, ये T3 और T4 क्यों कहा गया है, तो उसकी डिटेल जो बेसिक डिफरेंस है वो भी मेंशन कर दिया गया है कि असल में T3 और T4 इन दोनों हार्मोन्स में आयोडीन मौजूद होता है। T3 को T3 और T4 को T4 उनके अंदर पाए जाने वाले आयोडीन के एलिमेंट्स की तादाद की बेस पर ये नाम दिए गए। यानी जो T3 होता है, ये जो हार्मोन होता है, इस हार्मोन का सिंगल मॉलिक्यूल जो होता है उसमें आयोडीन के 3 एटम पाए जाते हैं, और T4 के अंदर आयोडीन के 4 एटम मौजूद होते हैं। तो इसलिए इनको T3 और T4 के नाम दिए गए। और काम में भी फ़र्क है दोनों के अंदर, लेकिन हमारी बुक में दोनों के सेपरेटली फंक्शन बयान नहीं किए गए। हमारी बुक में थायरोक्सिन के कलेक्टिव फंक्शन बयान किए गए। तो इसलिए हमें इस डिटेल में नहीं जाना कि T3 के जो इंडिविजुअल फंक्शंस हैं वो क्या है, T4 के इंडिविजुअल फंक्शंस क्या हैं। तो हमें T3 और T4 को मिला के डिस्कस करना है, जैसे कि हमारी बुक में किया गया। तीसरा जो हार्मोन है उसका नाम है कैल्सिटोनिन। अच्छा, अब आप ये देखिए कि फंक्शन क्या है। तो मैं ये पॉइंट अगर रीड करूं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, बोथ T3 एंड T4, यानी ये हमने मिलाकर थायरोक्सिन की बात कर दी, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। ये बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, अब ये ध्यान में रखिएगा, मेटाबॉलिज्म ये कहने में एक लफ्ज़ है, लेकिन इसमें लाखों इक़साम के केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाखों इक़साम के। तो बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको
जो कंट्रोल करने वाला हार्मोन है कि कब कौन सा मेटाबॉलिक रिएक्शन फास्ट करना है, कब कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्लो डाउन करना है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं थायरोक्सिन हार्मोन की मौजूदगी पर। कि थायरोक्सिन अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा बॉडी में तो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर थायरोक्सिन कम सिक्रीट होगा तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो हो जाता। तो यानी इस हार्मोन का जो मेन रोल है, यानी T3 और T4 यानी दोनों को जिनको मिलाकर हम थायरोक्सिन कहते हैं, उनका ताल्लुक है मेटाबॉलिक रेट के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बातें लिख भी दी गई हैं कि मतलब जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो उससे क्या क्या हो सकता है। अब देखिए, इट इंक्रीजेस ऑक्सीजन कंजप्शन। जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, हमारी बॉडी तेज़ी से ऑक्सीजन कंज्यूम करना शुरू कर देती है। और क्या इंक्रीज़ करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है। और क्या करता है? स्टिमुलेट एंजाइम सिंथेसिस, एंजाइम्स बनने के अमल को तेज़ कर देता है। फॉर द ब्रेक डाउन, यानी ये कौन से एंजाइम का जिक्र हो रहा है? उन एंजाइम का जिक्र हो रहा है जो ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज की और बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मैं समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल आपको ये दे दूं कि देखिए, सर्दी का मौसम होता है तो हमारी बॉडी में ये हार्मोन ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस होता है। तो क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है ताकि हमारी बॉडी में हीट एनर्जी ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस की जाए, और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाती है। जब ग्लूकोज तेज़ी से ब्रेकडाउन का शिकार होता है, ग्लूकोज जब तेज़ी से टूटता है तो उससे हीट एनर्जी एवॉल्व होती है। सर्दियों में ऐसा होता है, गर्मियों में ये सारा प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो ये कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है, कॉमन सी आपकी अपनी फीलिंग है, आपने सब जानते हैं इस बात को कि जैसे अब ये सर्दी का मौसम चल रहा है तो आप फील कर रहे होंगे कि सर्दी में हमें भूख ज़्यादा लगती है, गर्मी में भूख कम लगती है। वजह क्या है? जो हमने फूड इंटेक की है उसमें जितना भी कार्बोहाइड्रेट हमने इंटेक किया था वो बहुत तेज़ी से कंज्यूम हो जाता है बॉडी में हीट प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि सर्द मौसम में जो बॉडी में हीट है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और ये जो हीट है ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से बनती है। तो इसी वजह से हमें सर्दी में बार बार या ज़्यादा भूख लगती है, गर्मी में कम लगती है क्योंकि मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। तो सर्दी में इसका मतलब है मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए T3 और T4 हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और गर्मी में यही हार्मोन, दोनों हार्मोन की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है। मजीद देखते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या काम है। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? इट मेंटेन्स द कैल्शियम लेवल इन ब्लड एंड बोन्स। ये हड्डियों में और ब्लड में कैल्शियम आयन के लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरह से समझिएगा कि ये जो हार्मोन है इसका काम है कि ये स्टोर करता है, इसका काम है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इनसाइड द बोन्स। ये हड्डियों में कैल्शियम को स्टोर करता है। और ये ऐसा कब किया जाएगा? जब हम अपनी डाइट में, जब हम अपनी खुराक में कैल्शियम इंटेक करते हैं। जैसे हम कोई डेयरी प्रोडक्ट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी में ये कैल्सिटोनिन हार्मोन ज़्यादा मकदार में बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? ताकि हमारी हड्डियों में कैल्शियम को पहुंचाया जाए। अब क्योंकि जब हमने कैल्शियम इंटेक ज़्यादा कर लिया तो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन जब यह हार्मोन बनने लगेगा तो यह हार्मोन क्या करेगा? ब्लड से कैल्शियम को उठा के हमारी हड्डियों में स्टोर कर देगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा? दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि हमारी हड्डियों में कैल्शियम की नीड है, डिमांड है, ज़रूरत है, तो वो सारा कैल्शियम हमारी हड्डियों में जाके जमा हो गया, तो हड्डियाँ मजबूत हो गई। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि ब्लड में जो कैल्शियम लेवल रेज हो गया था, इंक्रीज़ हो गया था, वो सारा कैल्शियम लेवल जो है वो लोअर डाउन हो जाता है, नॉर्मल रेंज में वापस आ जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये हार्मोन हड्डियों में कैल्शियम को स्टोर करता है। क्योंकि मैं ये बार बार इसलिए इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, आगे मैं एक और हार्मोन का जिक्र करूँगा जिसका काम यह है कि वो हड्डियों से कैल्शियम आयन को ब्लड में लाने का काम करता है। तो वो दोनों हार्मोन, कैल्सिटोनिन और एक और हार्मोन है जिसका जिक्र हमें अभी करना है, ये दोनों एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहलाते हैं फंक्शन के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो हमारी बुक में बयान किए गए हैं। पहला डिसऑर्डर है क्रेटिनिज्म। ये बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है। बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है
छोटे बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन कम मिकदार में पैदा हो, अगर छोटे बच्चों में अगर थायरोक्सिन बनना बंद हो जाए या बहुत कम हो जाए तो वो बच्चे जो हैं वो क्रेटिनिज्म का शिकार हो जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो माने होता है कम, यानी थायरोक्सिन कम मिकदार में बन रहा है, तो ये अर्ली एज के अंदर होता है, इसको क्रेटिनिज्म कहते हैं। विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें क्या क्या होता है, उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन ब्रेन की ग्रोथ में अहम रोल प्ले करता है। मैंने कहा ना मेटाबॉलिज्म बहुत बड़ा लफ्ज़ है, ये छोटा लफ्ज़ नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म बॉडी में अगर प्रॉपर होता है तो हमारी हड्डियों की ग्रोथ भी नॉर्मल होती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ पर भी असर पड़ता है इसका, जहन की ग्रोथ, ब्रेन की ग्रोथ भी होती है, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है। तो ये जब कम मकदार में हार्मोन बनेगा तो उससे वो बच्चे जहनी माजूरी का शिकार हो जाते हैं, और जहनी माजूरी को मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, इर्रेगुलर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, यानी हड्डियों की जो ग्रोथ है वो मुतासर होती है, और मसल्स की ग्रोथ भी मुतासर होती है, क्योंकि अभी बात हुई है कि यह हार्मोन हड्डियों में कैल्शियम को स्टोर करता है, यानी कैल्सिटोनिन हार्मोन, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरोक्सिन की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी और कैल्सिटोनिन हार्मोन की भी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो रिजल्ट ये निकलता है जब कैल्सिटोनिन कम बनेगा तो उससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, कैल्शियम कम पहुँचेगा, और कैल्शियम की नीड हमारे मसल्स के अंदर भी होती है, तो मसल्स की जो ग्रोथ होती है वो भी नॉर्मल नहीं हो पाती। द स्किन इज़ ड्राई, स्किन ड्राई हो जाती है। आईलिड्स आर पफी, पफी कैसी होती हैं आईलिड्स, जैसे सुबह सोकर उठते हैं बाज़ वक़्त ऐसा होता है आंखों में स्वेलिंग होती है, उसको पफी आइज कहते हैं, वो वाली कंडीशन होती है। तो ये मत समझिएगा कि जब आप सुबह या मैं सुबह सोकर उठा मेरी आंखें अगर पफी हो रही हैं तो मैं सोचूं कि खुदा न खासा मैं थायरॉयड हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार हो गया हूँ या मुझे क्रेटिनिज्म हो गया है, नहीं, वो तो थोड़ी देर के बाद सही हो जाएगा ना। लेकिन ये बच्चे ये नॉर्मली इनकी आंखें ऐसी ही रहती हैं, ठीक है, ये कंडीशन इनमें परसिस्टेंट होती है। और क्या होता है, एंड देयर इज़ ऑल्सो फेलियर इन डेवलपमेंट टू डेवलप सेक्सुअलिटी, इनमें सेक्सुअलिटी जो है वो भी प्रॉपर नहीं होती। मतलब इसका यह है कि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ भी डिस्टर्ब हो जाती है, यानी मेल के अंदर टेस्टिस की ग्रोथ भी मुतासर होती है और फीमेल में ओवरीज की ग्रोथ मुतासर होती है। तो ये अफराद जो क्रेटिनिज्म के शिकार हो जाते हैं, जो बच्चे, वो मेंटल रिटार्डेशन के साथ साथ ये इनफर्टिलिटी की तरफ भी चले जाते हैं, ठीक है। सेक्सुअलिटी मुतासर होने का मतलब है कि उनमें फर्टिलिटी मुतासर हो जाती है। क्रेटिनिज्म कैन बी क्योर्ड, इसका इलाज कैन बी क्योर्ड बाय अर्ली डायग्नोसिस, इसको अगर बर वक्त डायग्नोस कर लिया जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। एंड ट्रीटमेंट बाय थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी में दाखिल करके इलाज किया जाता है, में अरेस्ट द डिजीज बिफोर द नर्वस सिस्टम इज डैमेज्ड, नर्वस सिस्टम के डैमेज होने से पहले, क्योंकि इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है कि मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो रहा होता है इंसान। तो मेंटल रिटार्डेशन से कम बच्चे को बचाया जा सकता है, क्योंकि देखिए बाकी चीज़ों के साथ तो इंसान एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है, लेकिन अगर जहनी माजूरी का शिकार हो जाए, इंसान की ब्रेन की ग्रोथ नहीं हो, तो फिर ये चीज़ जो है ये इंसान की ज़िंदगी जो है वो फिर नॉर्मल ज़िंदगी नहीं होती ना फिर उसके बाद। अच्छा, दूसरा डिसऑर्डर जो लिखा गया है, बताया गया है, वो है मैक्सिडीमा। मैक्सिडीमा ये क्या है, ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म वाली ही कंडीशन है। आप कहेंगे ऊपर वाले भी हाइपोथायरॉयडिज्म था, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म, ये जो क्रेटिनिज्म है, ये वो हाइपोथायरॉयडिज्म है जो छोटे बच्चों में होता है, जो बच्चे ग्रोइंग एज से गुजर रहे हैं। और जो अफराद ग्रोइंग एज मुकम्मल कर चुके हैं, यानी जो एडल्ट पर्सन है, ओल्ड एज का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया, यानी एडल्ट पर्सन में अगर थायराइड ग्लैंड के हार्मोन बनना बंद हो जाए या कम हो जाए तो उससे वो इंसान मैक्सिडीमा नामी ख़तरनाक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और इस बीमारी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आते हैं ओबेसिटी, वो अफराद मोटापे का शिकार हो जाते हैं। स्लगिश एंड ड्राई स्किन, स्लगिश किसे कहते हैं, लूज को, स्किन ढीली हो जाती है। स्किन ढीली का मतलब जैसे बुढ़ापे में स्किन लूज हो जाती है, स्लगिश हो जाती है, तो रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो इन अफराद की स्किन पर भी ऐसे रिंकल्स पड़ जाते हैं। हेयर लॉस हो जाता है इन अफराद में, बाल बड़ी तेज़ी से झड़ना शुरू हो जाते हैं। इनटॉलरेंस ऑफ कोल्ड, इनमें
सर्दी बर्दाश्त करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, यानी ये सर्दी बहुत ज़्यादा इनको महसूस होती है। मतलब आप सोचें ना कि क्या प्रॉब्लम है। मैं इससे पहले डिटेल आपको बता चुका हूँ। सर्दियों में थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा बनता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ कह रहे हैं कि हार्मोन ही कम बन रहा है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। मेटाबॉलिज्म स्लो होने का मतलब है बॉडी में हीट प्रोडक्शन स्लो हो जाता है। तो हीट प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा तो सर्दी का एहसास ज़्यादा होगा। कन्फ्यूज्ड, ये जो अफराद होते हैं वो कन्फ्यूज्ड उनकी और डिप्रेस्ड इंडिविजुअल, यानी उनकी शख्सियत होती है वो कन्फ्यूजन वाली के, मतलब वो कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती उनके अंदर। डिप्रेशन का शिकार नज़र आते हैं अफराद, कन्फ्यूज दिखाई देते हैं। तो ये मैक्सिडीमा कहलाता है। इट इज़ कॉमन इन माउंटेनियस एरियाज ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन इन सॉइल एंड वाटर। तो ये पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जो अफराद होते हैं वो इस बीमारी का शिकार ज़्यादा होते हैं। और उसकी एक लॉजिक बताई गई है, वो ये है कि पहाड़ी इलाकों में ज़मीन में आयोडीन बहुत कम होता है। अब पहाड़ी इलाकों का मतलब क्या होता है? जो इलाके सतह समंदर से बुलंदी पर वाक़ होते हैं, और जो इलाके सतह समंदर के नज़दीक होते हैं, जैसे हमारा कराची शहर, तो यहाँ पर जो है ये डिसऑर्डर निस्बतन कम पाया जाता है। रीज़न क्या है कि समंदर की जो समंदर है, समंदर में आपको पता है नमकियात होते हैं समंदरी पानी में, वो नमकियात हमारी मिट्टी में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम फसलें काश्त करते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं से हमें आयोडीन हमें मिल जाता है। पहाड़ी इलाकों में जो लोग सब्जियाँ और फल वगैरह खा रहे होते हैं तो वहाँ पर जो उनकी वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं उनमें आयोडीन या पानी वगैरह, पानी में आयोडीन बहुत कम होता है। तो इसलिए उनकी बॉडी में आयोडीन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से वो इस बीमारी का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है ग्वाइटर। अच्छा, ग्वाइटर क्या होता है? ये वो डिसऑर्डर है, ये वो बीमारी है जिसमें थायराइड ग्लैंड, यानी गर्दन में जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाता है। और उसकी मेन वजह क्यों इनलार्ज हो जाता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी की वजह से। अब ध्यान में रखिएगा कि मतलब प्रॉब्लम्स जो है वो किस किस्म के प्रॉब्लम्स होंगे यहाँ पर। एक तो ग्लैंड इनलार्ज, गर्दन में स्वेलिंग दिखाई देती है इनके अंदर, वो ग्लैंड जो है फूल जाता है। और प्रॉब्लम किस वजह से? वो आयोडीन की कमी। अच्छा, आयोडीन की कमी होगी तो T3 में 3 आयोडीन के एटम मौजूद है, T4 में 4 आयोडीन के एटम मौजूद है। तो जब बॉडी में आयोडीन कम होगा तो उसकी वजह से T3 और T4 यानी थायरॉक्सिन हार्मोन बनना भी बंद हो जाएंगे, ये बहुत कम हो जाएंगे। तो वो जो अलामात होंगी वो हाइपोथायरॉयडिज्म वाले भी कुछ सिम्टम साथ में जाहिर होंगे उनमें। ग्लैंड तो इनलार्ज हुआ हुआ नजर आई गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है उसका नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब है थायराइड ग्लैंड अगर ज़्यादा वर्क करने लगे। इसको ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। ग्रेव साइंटिस्ट का नाम था, इसने इस बीमारी को पहली मरतबा डिस्क्राइब किया था। इन केस ऑफ हायर लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन, अगर थायराइड हार्मोन का लेवल हाई हो जाए, यानी अब ये उल्टी बात कर रहे हैं हम। मैक्सिडीमा में तो हम हाइपोथायरॉयडिज्म कह रहे थे, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? हाइपर, यानी ज़्यादा मकदार में हाइपरथायरॉयडिज्म है ये बेसिकली। तो अब जाहिर सी बात है, सोचें कि अगर ये हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देगा। मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो बॉडी में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और बॉडी में जितना भी फूड वगैरह होती है वो बहुत तेज़ी से कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी। जब बॉडी में फूड, कार्बोहाइड्रेट, फैट बहुत तेज़ी से उसकी ब्रेकडाउन होगी तो वो इंसान क्या होगा, क्या क्या वो प्रॉब्लम उसको ये होगा कि वो उसका वेट बहुत तेज़ी से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें देखिएगा, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल। आई बॉल बड़ी बड़ी हो जाती है, मतलब जैसे गुस्से में हम लोग अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं ना, तो इन अफराद की आंखें नॉर्मली ही ऐसी हो जाती हैं। इस कंडीशन को एक्सोथेल्मिया कहा जाता है। इंक्रीज्ड हार्ट बीट इनकी तेज़ हो जाती है, ठीक है। इनटॉलरेंस, हीट इनटॉलरेंस, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ऊपर देखिए क्या कहा था हमने, सर्दी बर्दाश्त नहीं, या गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीने का खराज होता है, स्वेटिंग कहते हैं पसीने का खारिज होना। और बहुत तेज़ी से अफराद का वेट लॉस होने लगता है। देखिए बिल्कुल तकरीबन देखें आप, ऊपर जो आपने पढ़े थे सिम्टम वो यहाँ उल्टे हो गए। वहाँ पर ओबेसिटी हो गई थी, यहाँ पर वेट लॉस हो रहा है। ऊपर मैक्सिडीमा में आपने कहा इंटॉलरेंस ऑफ कोल्ड है, यहाँ पर आपने कहा इंटॉलरेंस ऑफ हीट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ पफी आइज होती हैं, आंखें छोटी छोटी, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सिम्टम जो है इस तरह से। अच्छा, अब आगे देखिए,
पैराथायरॉयड ग्लैंड, मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि थायरॉयड ग्लैंड के अंदर 4 छोटे छोटे पैराथायरॉयड ग्लैंड एग्जिस्ट करते। देयर आर 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड इनसाइड द थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, हार्मोन जो सिक्रीट होता है इसका नाम है पीटीएच, यानी पैराथायरॉयड हार्मोन। पीटीएच इसका मतलब है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या काम करता है? पीटीएच इंक्रीज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द किडनीज। इसका काम है, ये हार्मोन हमारे किडनीज के अंदर से जो यूरिन बन बन के जा रहा है, उस यूरिन में से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में लेकर आता है ये हार्मोन। मतलब इस हार्मोन का काम है ब्लड में कैल्शियम लेवल कम नहीं होने देता ये। ठीक है, अब उसको कहीं से भी मिलेगा कैल्शियम, पकड़ के ब्लड में लेकर आएगा, हड्डियों से निकले, ठीक है, यूरिन में अगर कैल्शियम है सारा खींच के ब्लड में ले आता है। एज वेल एज इट इंड्यूसेस डीमिनरलाइजेशन। और ये क्या करता है हार्मोन? डीमिनरलाइजेशन का मतलब है मिनरल्स का रिमूव करता है मिनरल्स को ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। अब ऑस्टियोक्लास्ट क्या? हड्डी में पाए जाने वाले सेल, उनके अंदर से कैल्शियम को निकालता है बाहर ऑफ बोन्स टू रिलीज कैल्शियम इन द ब्लड। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मैंने ऊपर हार्मोन कैल्सिटोनिन आपको बताया था, उसका काम था कि वो ब्लड में इजाफी कैल्शियम को हड्डियों में लेकर जाता है। ये वो हार्मोन है जो हड्डियों में मौजूद जो कैल्शियम है उसको निकाल के ब्लड में लेकर आता है। तो इन दोनों हार्मोन का काम बिल्कुल क्या हो गया? एंटागोनिस्टिक हो गया। ठीक है, तो ये उल्टा काम करते हैं, ऑपोजिट फंक्शन है इन दोनों हार्मोन का, पैराथायरॉयड एंड कैल्सिटोनिन। तो दो ऐसे हार्मोन जो बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहे हो उनका हम नाम देते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स का। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक की बात रखेंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पैनक्रियास के बारे में और बाकी और चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो आप ये अपनी तैयारी रखिए, इसको पढ़ें, बार बार इसको लेक्चर को देखें। इंशाल्लाह आसान चीज़ें हैं और पढ़ लेंगे, देख लेंगे, याद ही करना है ज़्यादातर चीज़ें इसके अंदर। ठीक है, बहरहाल फ़ी अमानिल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। खुदा हाफ़िज़।